तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हमारे चंदन पाठ्यपुस्तक का 4 नंबर चैप्टर जो कि केरल है। और इस शहर को, केरल शहर को मसालों का शहर भी कहा जाता है। और ये जो शहर है वो दक्षिण भारत का केरल राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, उसी के ऊपर है। ठीक है, तो जो हमारा ये केरल राज्य है ये भारत का एक प्रांत है और इसकी राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम या फिर आप लोग त्रिवेंद्रम बोल सकते हैं। ठीक है, मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। मतलब केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है या फिर त्रिवेंद्रम, और मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। हिंदू और मुसलमान दोनों यहाँ से बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। भारत की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। और ये केरल कहाँ पर स्थित है? हमारे भारत के दक्षिण और पश्चिम दिशा में अरब सागर और जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बीच में। ठीक है, खूबसूरत सा जगह है जिसे हम लोग केरल के नाम से जानते हैं। और इस राज्य का क्षेत्रफल जो है, मतलब ये जो राज्य है केरल, उसका कितना एरिया है? तो ये है 38,863 वर्ग किलोमीटर है। अपनी संस्कृति और भाषा वैशिष्ट के कारण पहचाने जाने वाले भारत के दक्षिण में स्थित 4 राज्यों में केरल प्रमुख स्थान रखता है। अब देखिए, यहाँ पर भारत के जो दक्षिण पश्चिम में 4 राज्य स्थित हैं उसमें केरल जो है वो अपनी अलग ही संस्कृति और वैशिष्ट के कारण जाना जाता है। इसके प्रमुख पड़ोसी जो राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। इसके पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। पुडुचेरी या फिर पौंडीचेरी राज्य का मयसी मतलब माही नाम से जाने जाने वाला भूभाग भी केरल राज्य के अंतर्गत स्थित है। पौंडुचेरी भी केरल राज्य के अंदर ही है। अब देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व केरल में राजाओं की रियासतें थी। मतलब जब हम लोगों का भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब केरल में राजाओं का राजत्व था। जुलाई 1949 में तिरुवितांकुर और कोच्चिन रियासतों को जोड़कर तिरुकोच्चि राज्य का गठन किया गया था। अब देखिए, यहाँ पे 1949 में क्या हुआ था? तिरुवितांकुर और कोच्चिन जो रियासत थी, मतलब जो राजाओं का रियासत था, उसे जोड़कर तिरुकोच्चि एक राज्य गठन किया गया था। उस समय मालाबार प्रदेश अर्थात मद्रास राज्य, जो कि वर्तमान तमिलनाडु है, का एक जिला मात्र था। वर्तमान तमिलनाडु का एकमात्र जिला था। नवंबर 1956 में तिरुकोच्चि के साथ मलबार को भी जोड़ा गया और इस तरह वर्तमान केरल की स्थापना हुई है। ठीक है, तो क्या किया गया? 1956 में तिरुकोच्चि जो जगह था उसको मलबार के साथ जोड़ दिया गया और वर्तमान में जो केरल नाम है उसको केरल बना दिया गया। इस प्रकार ऐक्य केरलम के गठन के द्वारा इस भूभाग की जनता की दीर्घकालीन अभिलाषा पूर्ण हुई। मतलब ऐक्य केरलम जो जिसके तहत इसको गठन किया गया, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनका बहुत दिनों की जो अभिलाषा थी, जो मन में इच्छा थी, उसको पूर्ण किया गया केरल राज्य बनाकर। केरल में शिशुओं की मृत्यु दर भारत के राज्यों से कम है। भारत के जो सभी राज्य हैं उन सब से हमारे केरल राज्य जो है उसमें शिशु जो हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी मृत्यु बहुत कम होती है। और स्त्रियों की संख्या यहाँ पर पुरुषों से अधिक है। यहाँ पर पुरुष की तुलना में स्त्री ज़्यादा है। 2001 की जब जनगणना हुई थी उसके आधार पर यह यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, UNICEF और WHO द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों के एग्जाम में, इसलिए यूनिसेफ और WHO के द्वारा, WHO के द्वारा जो मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य इसको माना गया है। किस राज्य को? केरल राज्य को। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर शिशु सौहार्द जो राज्य है उसको मैं बता दूं पहले। शिशु सौहार्द राज्य जो है मतलब इसको बेबी फ्रेंडली स्टेट कहा जाता है। ठीक है, मतलब बच्चों को यहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली तरीके से रखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने अपना परशु समुद्र में फेंका। अब देखिए, यहाँ पे पौराणिक कथाओं की अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से नाम पड़ा या फिर जो बातें लिखी गई है, तो पौराणिक कथाओं में जो परशुराम होते हैं, ठीक है, उनके पास एक परशु होता है जिसको उन्होंने अपने जिससे वो पेड़ काटते थे। ठीक है, मतलब बहुत सारा काम करते थे, ऐसा नहीं, युद्ध भी लड़ते थे, लेकिन पेड़ काटने का भी काम किया करता था वो परशु। इन्होंने क्या किया? परशु को समुद्र में फेंका और जिसकी वजह से उस आकार की भूमि समुद्र से बाहर निकली और केरल अस्तित्व में आया। कहा जाता है कि परशु ने अपना परशुराम ने अपना परशु फेंका था और उसी आकार की, जितना परशु है, जिस तरह से परशु बनता है, ठीक उसी तरह से एक आकार की मिट्टी निकल कर आई और यहाँ पर हमारे केरल राज्य की स्थापना हुई। तो ये पौराणिक कथाओं के अनुसार है, मतलब पुराने जो कथाएं कही जाती है उसमें कहा जाता है कि
चेर स्थल, कीचड़ और अलम प्रदेश शब्दों के योग से चेरलम बना था। अब यहाँ पे चेरलम कैसे बना था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बाद में केरल बन गया। पहले चेरलम बना था, बाद में केरल बन गया। उसके बाद है केरल शब्द का अर्थ है, केरल शब्द का एक और अर्थ है, अगर हम लोग इसको पकड़ें तो वो भूभाग जो समुद्र से निकला हो, एक ऐसा भूभाग जो समुद्र से निकला हो। समुद्र और पर्वत के संगम स्थान को भी केरल कहा जाता है। केरल किसको कहा जाता है? जो समुद्र और पर्वत का भूभाग है उसको कहा जाता है केरल, ठीक है। बहुत सारे नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। प्राचीन विदेशी यायावरों ने इस स्थल को मलबार नाम से भी संबोधित किया है। काफी लंबे अरसे तक ये भूभाग जो भूभाग था वो चेरा राजाओं के अधीन था। मतलब ये जो केरल राज्य था ये बहुत लंबे समय से चेर राजा जो हुआ करते थे, मतलब चोल, चेर, पांड्य जो हुआ करते थे उसमें जो चेर राजा हुआ करते थे उन्हीं के अधीन था। एवं इस कारण भी चेरलम अर्थात चेर का राज्य और फिर केरलम नाम पड़ा होगा। मतलब ये सब अनुमान लगाया जा रहा है, कैसा ही हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें तो विज्ञापनों में केरल को ईश्वर का अपना घर, विज्ञापन मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं उसमें केरल को ईश्वर का अपना घर, गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। ईश्वर का अपना घर किस शहर को, किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिन कारणों से केरल विश्व भर में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना है। देखो यहाँ पर ये केवल अपने केरल के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं कही जा रही है, बस ये बता रहा है कि जिन कारणों से ये पर्यटक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने जाना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पे समशीतोष्ण, ठीक है, समशीतोष्ण मौसम रहता है। मतलब वहाँ पे हमेशा ठंडी हवा रहती है, समृद्ध वर्षा होती है, सुंदर प्रकृति है जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। वहाँ पर जल की प्रचुरता है, सघन वन है, मतलब बहुत ही घने वन है, लंबे समुद्र तट और 40 से अधिक नदियाँ वहाँ पे देखने को मिलते हैं। भारत के एक राज्य के रूप में केरल की आर्थिक व्यवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। केरल का जबकि यहाँ से इतने सारे सुंदर सुंदर चीज़ों का जब समागम हुआ है तो वहाँ पे पर्यटक घूमने जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी है। मानव संसाधन विकास की आधारभूत सूचना के अनुसार केरल की उपलब्धि प्रशंसनीय है। मानव संसाधन विकास की बुनियादी तत्वों में उल्लेखनीय है। मानव संसाधन मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो असम भारत के हैं उसमें कुछ तत्व उल्लेखनीय हैं, जो कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में आबादी की कम वृद्धि दर है। हमारे केरल में जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में वहाँ पे आबादी जो है वो बहुत कम है। राष्ट्रीय औसत सघनता से ऊंची दर है, ऊंची आयु दर, गंभीर स्वास्थ्य चेतना है, कम शिशु मृत्यु दर है, ठीक है, शिशुओं की कम मृत्यु होती है, ऊंची साक्षरता है, मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, प्राथमिक शिक्षा की सार्वजनिकता वहाँ पे देखने को मिलती है और उच्च शिक्षा की सुविधा भी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो जाएंगे तो ऊपर नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत ऊपर तक आप पढ़ पाएंगे, इसलिए उच्च शिक्षा की भी वहाँ पे सुविधा की गई है। आदि आर्थिक प्रगति के अनुकूल है, बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रगति ही कर रहे हैं। केरल वासियों के जीवन की जो छवि है यहाँ मनाए जाने वाले उत्सवों में दिखाई देते हैं। जो उत्सव मनाए जाते हैं केरल में उसमें दिखाई देता है कि लोग यहाँ पे किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। केरल में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं जो सामाजिक मेल मिलाप और आदान प्रदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केरलीय कलाओं का विकास यहाँ मनाए जाने वाले उत्सवों पर आधारित है। केरली जो कला होती है उसका विकास कैसे होगा? क्योंकि उत्सव में मनाया जाएगा, लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिक वो टैलेंट जो है वो बाहर के लोगों तक पूरी दुनिया में फैल जाती है। ओणम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओणम जो है वो केरल का राज्य उत्सव है। ओणम केरल का राज्य उत्सव है। यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख हिंदू त्यौहार हैं विशु, नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि, तिरुवातिरा आदि। ये सारे के सारे हिंदू त्यौहार हैं जो केरल राज्य में मनाए जाते हैं, ठीक है। और ओणम वहाँ का राज्य उत्सव है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है केरल का राज्य उत्सव क्या है? केरल का राज्य उत्सव है ओणम। उसके बाद है मुसलमान रमजान, बकरीद, मुहर्रम, मिलाद शरीफ। यहाँ पे मतलब हिंदुओं के तो ये सभी त्यौहार बता दिए गए, ठीक है। मुसलमानों के कौन कौन से त्यौहार हैं? तो यहाँ पर रमजान है, बकरीद है, मुहर्रम है, मिलाद शरीफ जो है वो त्यौहार है आदि मनाते हैं। तो ईसाई जो रहते हैं वो क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर आदि मनाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो हिंदू हैं, मुस्लिम और ईसाइयों के धार्मिक स्थलों में भी विभिन्न प्रकार के उत्सव भी मनाए जाते हैं। तो उन लोगों के धार्मिक स्थलों पर भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। केरल में क्रीड़ा संस्कार कई शताब्दियों पहले रूपायित हुआ था। मतलब क्रीड़ा संस्कार होगा, मतलब खेल दिखाए जाएंगे। केरल के क्रीड़ा जगत के क्षेत्र में लोक क्रीड़ाएं हैं।
आधुनिक क्रीड़ाएं सब एक साथ विद्यमान हैं। मतलब पहले की क्रीड़ाएं और आधुनिक जो क्रीड़ाएं सीखी गई है वो सभी भी विद्यमान हमें देखने को मिलते हैं। कलरीपयट्टू केरल की प्रांतीय आयुधन कला है, ठीक है। देसी मनोरंजन नौका विहार को महत्व दिया जाता है। यहाँ पे कलरीपयट्टू, ठीक है, कलरीपयट्टू जो है वो केरल की प्रांतीय आयुधन मतलब एक तरह का कला है। और यहाँ पे नौका विहार मतलब नौके का कंपटीशन मान लो, ऐसा एक महत्व मतलब जो ऐसा एक उत्सव मनाया जाता है। जैसे और आगे है फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स इत्यादि आधुनिक खेल कूदों में केरल की भारत पर प्रभुत्ता है। भारत के सबसे तेज धाविका पीटी उषा केरल के सुपुत्र हैं। भारत की सबसे तेज जो है वो है धाविका पीटी, जो कि धाविका पीटी उषा हैं, जो कि केरल की ही सुपुत्री हैं, ठीक है। अगर आप धाविका पीटी उषा के बारे में नहीं जानते हैं तो एक बार सर्च करके जरूर देखिएगा। केरल प्रांत पर्यटकों में बेहद लोकप्रिय है। केरल जो प्रांत है वो पर्यटकों के लिए बहुत लोकप्रिय है, बहुत अच्छी जगह है, इसलिए उसे गॉड्स ओन कंट्री अर्थात ईश्वर का अपना घर नाम से पुकारा जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें प्रमुख है पर्वतीय तराइयाँ, समुद्र तटीय क्षेत्र मतलब पर्वत की जो पहाड़ियाँ हैं वो देखने को मिलता है, समुद्र की तटीय क्षेत्र देखने को मिलता है, अरण्य क्षेत्र मतलब जंगल अरण्य देखने को मिलता है, तीर्थाटन केंद्र भी है जहाँ पे तीर्थ यात्रा किया जा सकता है। इन स्थानों पर देश विदेश से असंख्य पर्यटक जो होते हैं वो घूमने के लिए आते हैं। मन्नार, नेल्ली, यापंती, पुनमुटी आदि पर्वतीय क्षेत्र हैं। कोवलम, वर्कला, चिराई आदि समुद्र तट हैं। ये सभी के सभी पर्वतीय क्षेत्र हैं और ये सभी के सभी समुद्र तट हैं। पेरियार, इरविकुलम आदि वन्य पशु केंद्र हैं। कोल्लम, अलप्यपुषा, ठीक है, अलप्यपुषा, कोट्टटायम और एर्नाकुलम आदि यहाँ पे झील प्रधान है। ये सब झील का नाम है, आप लोग भी एक दो बार जरूर पढ़िए क्योंकि बहुत हार्ड लगते हैं, ठीक है, स्पेलिंग इसके। आदि सब जो हैं ये बाकी सब जो हैं वो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण केंद्र हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का भी पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। आयुर्वेद का भी पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य की आर्थिक व्यवस्था में भी पर्यटन ने निर्णायक भूमिका निभाई है, इसलिए चिकित्सा पद्धति में भी आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। केरल की भाषा जो है वो मलयालम है, जो द्राविड़ परिवार की भाषा में से एक है। तो भाषा परिवार जो है उसमें द्राविड़ भाषा परिवार जो उसमें से मलयालम आता है। मलयालम का साहित्य मौखिक रूप से शताब्दियों पुराना है, मतलब जो बोलचाल की भाषा है या फिर मलयालम की जो साहित्य है, मलयालम भाषा की जो साहित्य है वो बहुत पुराना है, केवल मौखिक रूप से, लिखित रूप से नहीं, परंतु साहित्यिक भाषा के रूप में उसका विकास जो हुआ था वो 13वीं शताब्दी से ही हुआ था, मतलब लिखा जाने लगा 13वीं शताब्दी से। इस काल में लिखित रामचरित्र को मलयालम का आदि काव्य माना जाता है। तो रामचरित्र जो है वो मलयालम का आदि काव्य है। केरल के प्रमुख जो धर्म है वो है हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म, ठीक है। बौद्ध, जैन, फारसी, सिख, बहाई धर्मावलंबी लोग भी यहाँ में रहते हैं, लेकिन मुख्य जो प्रमुख धर्म है वो ये तीन है। और विभिन्न धर्मावलंबी लोगों के देवालयों तथा उनके धार्मिक आचार अनुष्ठानों ने केरलीय संस्कृति को पुष्ट किया है। मतलब विभिन्न तरह के जो धर्मावलंबी के जो लोग रहते हैं, जो देवालय हैं, जो धार्मिक मंदिर मस्जिद आदि जो अनुष्ठान बनाए गए हैं वो सभी के सभी बहुत ही केरल की संस्कृति को अच्छा बनाते हैं। साहित्य और कला के विकास में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है। मंदिरों से जुड़े उत्सवों ने केरलीय संस्कृति की शोभा बढ़ा दी है। आगे की अगर बात करें तो केरल की जो आयुर्वेद परंपरा रहा है वो बहुत प्राचीन है, ठीक है, बहुत प्राचीन है। और यह आज भी विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब आयुर्वेद की परंपरा आज भी केरल को अपनी ओर आकर्षित करती है। पर्यटन के क्षेत्र में आयुर्वेद पर आधारित स्वस्थ पर्यटन मतलब हेल्थ टूरिज्म केरल की विशेषता है। मतलब आयुर्वेद पर आधारित ये जो स्वस्थ पर्यटन है वो केरल की ही एक विशेषता है। यहाँ एक ऐसा पारिवारिक परंपरा वाला वैद्य परिवार बड़ा प्रसिद्ध है जिसे अष्टवैद्य के नाम से भी पुकारा जाता है। तो केरल में एक ऐसा परिवार है जिसको अष्टवैद्य के नाम से भी पुकारा जाता है, जो कि पारंपरिक परंपरा वाला वैद्य परिवार है। मतलब उनके सभी के सभी लोग वैद्य ही थे, उनके पूर्वज जितने भी थे, अभी जो हैं और बाद में भी जो होंगे वो वैद्य ही हो रहे हैं। केरलीय आयुर्वेद का सर्वाधिक प्रमाणित ग्रंथ है बागभट्ट का अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम। मतलब बागभट्ट द्वारा रचित है अष्टांग हृदयम और जो अष्टांग संग्रहम, यही आयुर्वेद के प्रमाणिक ग्रंथ हैं,
ठीक है। और केरलीय वैद्यों ने भी अनेक आयुर्वेद ग्रंथ रचे हैं। आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ नवीन वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी केरल वासियों ने विशेष योग्यता प्राप्त की है। मतलब आयुर्वेद तो है ही, ये तो बहुत पुराना है, लेकिन आधुनिक शिक्षा को अपनाकर केरल के लोगों ने बहुत मतलब विशेष योग्यता प्राप्त की है। विज्ञान की विविध शाखाओं में केरल के अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं। मतलब विज्ञान के अनेक ऐसे शाखाएं हैं जहाँ पे केरल के बहुत सारे लोग वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे KR रामनाथन, CR पिसारडी, RS कृष्णन, GN रामचंद्रन, गोपीनाथ कर्ता, US नायर आदि प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की प्रसिद्धि सारे विश्व में है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।